जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड मास्टर 360 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आदिल और मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं एसएससी जीडी पीवाईक्यू सीरीज का सेट नंबर 7 लेकर के। जी हां, आपने सही सुना, सेट नंबर 7। इसके पहले 6 सेट हो चुके हैं। आप सभी को मालूम है कि जीडी का सेशन चल रहा है, जीडी का पेपर चल रहा है और ये पेपर 12 मार्च तक चलता रहेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये सेशन लाए हैं और रेगुलर बेसिस पे क्लासेस चल रही है। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार ये कंफर्मेशन दे दीजिए कि क्या मेरी वॉइस और ये स्क्रीन प्रॉपर विजिबल है। ठीक है, आप सभी लोग कमेंट में जवाब दे दीजिए, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और सेशन को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये आज हम लोगों का सेट नंबर 7 है। ये क्लास रोज शाम को 6 बजे, रोज शाम को 5 बजे होती है। रोज शाम को 5 बजे ये क्लास होती है। इस क्लास में जुड़ना ना भूलें। साथ ही साथ आपको मालूम है कि हम लोगों का इसके पहले जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का सीरीज़ था वो भी प्रॉपर अच्छे से कंप्लीट हुआ, बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ। आने वाले एग्जाम्स के लिए भी हम लोग इसी तरह से सीरीज़ लाते रहेंगे, चैप्टर वाइज भी लाएंगे, मॉक टेस्ट फॉर्मेट में भी लाएंगे, मैराथन क्लासेस भी लाएंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, सब्सक्राइब तो है ही, शेयर करते रहिए। ठीक है, तो और जुड़ने का और भी क्या क्या माध्यम है, अब हम हमारे सोशल मीडिया वेरियस सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं। वो क्या क्या है? पहला है फेसबुक, दूसरा है इंस्टाग्राम, तीसरा है टेलीग्राम, चौथा है ट्विटर। इन सभी जगह पे आपको क्या टाइप करना है? @gm360edu। ठीक है, अगर आपको इसके अलावा व्हाट्सएप पे जुड़ना है तो व्हाट्सएप के लिए ये नंबर है 9728617820। आप इस पर मैसेज करेंगे, आप हमारी टीम से जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो अगर इजाज़त हो तो आगे बढ़ा जाए, सवाल का स्टार्टिंग किया जाए, आज के सेशन का स्टार्टिंग किया जाए। मैं ये बात पहले बता दूं कि सेशन थोड़ा सा जल्दी ही होगा, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होगा, तो आप सभी लोग स्पीड के साथ चलिएगा। अगर कहीं पे आपको समझ में नहीं आता है तो आप पॉज करके रुक जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सवाल क्या है। सवाल है, एक मेज़ के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात 3:4 है। दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की 2 समान क्रमागत छूट देता है और मेज को 2250 में बेचता है। इस लेन देन के दौरान होने वाली हानि ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल का जो तरीका है करने का बहुत सिंपल सा होगा। पहले आप ये समझ लीजिए कि 25% का अर्थ क्या होता है। 1/4 यानी राशि अपने 3/4 पे जाएगी। अपने 3/4 यानी 4 अगर उसका अंकित मूल्य है तो 1 रुपये का छूट मिलेगा और 3/4 पे बिकेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए अगर, अच्छा हाँ, ये भी देख लो क्या है, सीपी और एमपी हमें कितना दिया हुआ है। सीपी एमपी हमें 3:4 दिया हुआ है। लेकिन अगर हमको यहाँ से सीपी और एसपी का अनुपात निकालना है तो क्या करना होगा? एमपी में हमें डिस्काउंट देना होगा साथ साथ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ कि सीपी अनुपाते अगर एसपी रखना होगा बच्चों, तो सीपी तो 3 रखेंगे, एसपी क्या होगा? जो भी हमारा एमपी है उस एमपी में डिस्काउंट ले करके, डिस्काउंट कितने का है? 3/4 का डिस्काउंट है। कितनी बार है? 2 बार है। ठीक है, कितनी बार है? 2 बार है। 3/4 और 3/4। तो अब अगले स्टेप में आप चाहो तो इसको हल कर सकते हो। एमपी का मान कितना है? रेशियो में 4 दिया हुआ है और इसको 3/4 करेंगे, इसको फिर से 3/4 करेंगे। जब ऐसा करेंगे बच्चों तो आपको क्या दिखेगा? कुछ चीज़ें कैंसिल होती दिखेंगी। ये 1 होगा, ये 1 होगा। अब 4 एकम 4 4, ये वाला 4 उस 4 से काट देगा और ये जो 3 है इस 3 को एक बार में काट देगा। यानी रेशियो क्या निकल के आ रहा है? ये वाला 4 लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, तो रेशियो आएगा 4:3। यानी ये सीपी हो जाएगा और ये एसपी हो जाएगा। और आपको मालूम है बच्चों कि 3 का मान सवाल में क्या दिया हुआ है? 2250 रुपये दिया हुआ है। यानी ये कितने गुणे पे है? 750 गुणे पे है। तो 1 का मान जो कि आपका हानि हो रहा है, तो 1 का मान क्या हो जाएगा? 750 रुपये ही अभी जस्ट हमने निकाला। तो जो सवाल में पूछा है लॉस क्या होगा, तो बच्चों लॉस होगा 750 रुपये। लॉस होगा 750 रुपये। एक बार कंफर्म करिए कि ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। अगर समझ में आ गई हैं तो कमेंट में जवाब देते रहिए, कमेंट में जो है अपने आंसर्स को टाइप करते रहिए। ठीक है, यहाँ कमेंट चेक कर रहे हैं आप लोगों का, आप कमेंट में जवाब देते रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये है बच्चों कि एक साधारण वृद्धि दर के तहत एक शहर की जनसंख्या P इकाई से 10 वर्ष में P की 1.5 गुना 1.5 टाइम्स की 1.5 गुना हो जाती है।
उसी वृद्धि दर के तहत कितने वर्षों में शहर की जनसंख्या दोगुनी यानी पी की दोगुनी हो जाएगी। ये बहुत सिंपल सा सवाल है। आप कहोगे कि सर यहाँ पे पी और ए यानी मूलधन और मिश्रधन की अगर हम बात करें तो वो 1 से 1.5 हो जा रहा है कितने वर्ष में बच्चों, कितने वर्ष में, 10 वर्ष में। 10 वर्ष में 1 से 1.5 हो जा रहा है। तो अगर हम प्रतिशत में वृद्धि पूछेंगे, अगर हम प्रतिशत में वृद्धि पूछेंगे तो आप कहोगे सर 50% बढ़ने में उसको 10 वर्ष लग रहा है, ठीक है। लेकिन सवाल में कह रहा है कि अगर हमको 1 से 2 करना है यानी वृद्धि कितनी करानी है, 100% की, तो 100% की वृद्धि यानी 2 गुना, तो टाइम भी हमारा क्या लगेगा, इसी का 2 गुना यानी कि 20 वर्ष लगेगा, यानी कि 20 वर्ष लगेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। यहां तक सभी को क्लियर हो गया? मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है? बस इसी तरह से क्लास चलती रहेगी, आप सभी लोग अपना जवाब देते रहिएगा। और जो लोग लाइव नहीं देख पा रहे हैं वो लोग इसका रिकॉर्डेड सेशन बाद में देखिएगा, बट ट्रस्ट मी सेशन विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बीस % वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 12,500 रुपए कितने वर्षों में 21,600 हो जाएंगे जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होगा। ध्यान दीजिएगा, जब ब्याज चक्रवृद्धि है तो क्या हो रहा है, 20% का अर्थ क्या होता है बच्चों, 1/5, यानी कोई राशि 1 वर्ष में 5 से 6 होगी, कोई राशि 1 वर्ष में 5 से 6 होगी, ये प्रक्रिया होगा। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है मूलधन और मिश्रधन के बारे में, कि जो राशि है वो आपकी 12500 से 21600 हो जा रही है। चाहे हम तो 00 से 00 उड़ा सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और 6 की पावर 3, 5 की पावर 3 और 6 की पावर 3। आप देख रहे हो कि एक वर्ष में 5 से 6 का चलता है सिस्टम, 20% का ब्याज दर हो तो, लेकिन 5 की पावर क्यूब और 6 की पावर क्यूब का सिस्टम चल रहा है। का अर्थ क्या है कि यहाँ पे समय सीमा क्या है, समय अंतराल क्या है, समय अंतराल है 3 वर्ष, 3 ईयर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर, 4th क्वेश्चन नंबर। आइए फटाफट से देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न क्या है इसका। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा बच्चों, फटाफट से देखिएगा, ठीक है। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। एक लंबवृत्तीय शंकु यानी कोण की बात हो रही है कि आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और इसका वक्री पृष्ठफल पृष्ठ क्षेत्रफल 550 सेंटीमीटर है, यानी उसका πRL 550 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, जब हमको यहाँ पे शंकु का आयतन पूछ रहा है, आयतन के लिए हमें हाइट की जरूरत है, तो पहले हम L का मान निकालेंगे, यानी πRL का मान दिया हुआ है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 550, ठीक है। और जब हम पाई का मान रखेंगे 22/7, रेडियस त्रिज्या कितनी दी हुई है भाई, 7 सेंटीमीटर दी हुई है। तो यहाँ से जब हम L का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, कट करके देख लेते हैं, 7 से 7 कट जाएगा और ये कितनी बार में जाएगा, 22 दूनी 44, 22 बचे 110, यानी यहाँ से L का मान आ जाएगा 25। तो बच्चों यहाँ से H का मान क्या आएगा। आप कहोगे कि सर ये तो राइट एंगल ट्राइंगल होता है आपका किसमें, कोण में, शंकु में। तो त्रिज्या हमारी 7 दी हुई है, L 25 आया है, तो H क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट का रूल फॉलो करते हुए, पाइथागोरस ट्रिपलेट का रूल फॉलो करते हुए, तो अब हम सीधे आ सकते हैं अपने आंसर की ओर जो पूछ रहा है वॉल्यूम। तो बच्चों वॉल्यूम क्या होगा, πr²h, सॉरी 1/3 πr²h ना, शंकु है, तो 1/3 पाई यानी 22/7, r² यानी 7 × 7, और h कितना निकाला हमने, 24 निकाला है, ठीक है। तो इस 7 से इस 7 को कट कर देंगे, एक साथ चला गया 7, और ये जो है आपका 8 बार में चला जाएगा। तो जो बच्चों हमारा वॉल्यूम आएगा उसको केवल ऊपर वाले को हल करना है। वो हल क्या करना है, 22 × 7 × 8, 22 × 7 × 8, सिर्फ इतने ही हल हमें करना है 1/3 πr² करने के लिए। h हमने सही निकाला है, 24 बिल्कुल सही निकाला है, ठीक है। 1/3 πr²h, तो 8 सत्ते 56, 56 और 6 दूनी 12, यानी कि इकाई अंक 2 है। इकाई अंक 2 वाला सेकंड और थर्ड ऑप्शन है। काम करते हैं, पूरा हल ही कर लेते हैं।
क्या आ रहा है 22 गुणा 8 सत्ते 56, 56 को और क्या कह सकते हैं 112, तो 2 गुणा नहीं 11 गुणा 112, 11 गुणा 112, जिसको आगे हल करेंगे तो 2 लिखेंगे, 2 1 3 लिखेंगे, 1 1 2 लिखेंगे और 1 एज इट इज लिख देंगे। इतना सेंटीमीटर क्यूब। कोई ऑप्शन में है 1232 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर सेकंड है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरीके से कैलकुलेशन का ट्रिक्स भी सिखाया जाए आपको, आप क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट तरीके से मल्टीप्लाई करना सीखें, कैलकुलेट करना सीखें, तो कमेंट में आप ज़रूर बताइए। हम लोग एक सेशन रख देंगे कैलकुलेशन बेस्ड सेशन, ठीक है ना। मैराथन सेशन क्या मतलब 2-2.5 घंटे का सेशन रख देंगे जिसमें सारे जो कैलकुलेशन के हैक्स हैं वो सिखा दिए जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, सवाल बड़ा है लेकिन डरना नहीं है, करना है, धीरे धीरे करना है बट करना है। ठीक है, सवाल क्या है ध्यान दीजिएगा। सवाल कह रहा है कि एस एक कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकता है, टी 40 दिनों में और एम जो है 30 दिनों में। एस सप्ताह के सभी दिनों में कार्य करता है, एस सप्ताह के सभी दिनों में काम करता है, टी जो है सोमवार को काम करता है, टी किस किस दिन काम करता है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को काम करता है। ठीक है, जबकि एम केवल शनिवार और रविवार को काम करता है। इसी के अनुसार इनको काम अगर कराया जाएगा तो काम किस सप्ताह में या कितने सप्ताह में होगा उसका ऑप्शन 4 ठो आपके सामने दिया हुआ है। तो सबसे पहले इनकी कार्य क्षमता लिख लेते हैं। एस की कार्य क्षमता, एस काम कर रहा है कितने दिन में, 50 दिन में। ठीक है, फिर एस के बाद दूसरा व्यक्ति कौन है, टी कर रहा है 40 दिन में और एम कर रहा है 30 दिन में। टी कर रहा है 40 दिन में और एम कर रहा है 30 दिन में, एम कर रहा है 30 दिन में। तो इनका एलसीएम क्या होगा बच्चों, 5 चौक के 20, 160 एलसीएम होना, सॉरी 300 नहीं 600 एलसीएम इसका होना चाहिए मेरे हिसाब से। 600 अगर एलसीएम लेते हैं तो 12 आ जाएगा, 15 आ जाएगा और 20 आ जाएगा। 12 15 20 आपस में कोई कॉमन नहीं है, बिल्कुल 600 ही एलसीएम आएगा। नहीं, टोटल काम 600 है तो इसका क्षमता क्या हो जाएगा, एस का 12 काम प्रति दिन का। ठीक है, इनकी क्षमता क्या हो जाएगी, 15 काम प्रतिदिन की, इनकी मतलब टी की। एम की क्षमता क्या हो जाएगी, 20 काम प्रतिदिन की। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? पहले एक बार कंफर्म कर दीजिए यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब हम लोग हफ्ते वाइज काम करा रहे हैं तो हमें ये ध्यान देना होगा कि किस किस तरीके से एक हफ्ते में काम का क्या सिस्टम रहेगा, एक हफ्ते में काम का क्या सिस्टम रहेगा। तो देखिए एस टी, और अगर हम एम की बात करें, एस जो है 7 दिन काम कर रहा है, टी जो है किस किस दिन काम कर रहा है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार काम कर रहा है। टी जो है किस किस दिन काम कर रहा है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार काम कर रहा है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। चलो मान लिया 3 दिन काम कर रहा है। एम कितने दिन काम कर रहा है, 2 दिन, केवल शनिवार और शुक्रवार काम कर रहा है। तो एस अगर 7 दिन काम कर रहा है हफ्ते के, ध्यान देना, एस अगर हफ्ते के 7 दिन काम कर रहा है बच्चों, तो एस की कार्य क्षमता क्या है, आप देखोगे 12 है, एस की कार्य क्षमता 12 है, टी की कार्य क्षमता 15 है और एम की कार्य क्षमता 20 है। तो आप इनका टोटल काम देखोगे एक हफ्ते का अगर आप टोटल काम देखोगे 1 वीक का, तो क्या आएगा, 12 सत्ते 84, 15 3 45, 20 दूनी 40, 84 और 85, बेसिकली 84 और 85 आ रहा है। 85 85 170 होता है, उसमें से 1 घटा दो 169 169 आएगा। ठीक है, क्या किया मैंने, 12 सत्ते 84 रख दिया, 15 3 45 कर दिया, 20 दूनी 40 कर दिया। तो 40 और 45 85 होता है और वो तो 84 है ही। तो हमने कहा 85 85 170 होता है, बट वो 84 ही है, एक कम है तो 169 कर देंगे। तो ये एक हफ्ते का काम है 169 का, एक हफ्ते में काम हो रहा है 169। हमें जाना कहाँ तक है, हमें जाना कहाँ तक है, ध्यान दीजिएगा, हमें 600 तक जाना है, हमें 600 तक जाना है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर ये 70 भी है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये 170 भी है तो 17 3 51 यानी 510 काम तक तो बहुत प्यार से जाएगा। तो आप कहोगे सर 3 हफ्ता तो आराम से लेगा। आप देखना आंसर कितना फटाक से आएगा। आप कहोगे सर 3 हफ्ता तो आराम से लेगा, कैसे भाई, 169 इंटू अगर आप 3 हफ्ते तक काम करा रहे हो तो कितना काम हो जाएगा, 17 3 510 में 3 कम 507 काम हो चुका है। अब शेष काम कितना बचा है, आप कहोगे सर शेष काम बचा हुआ है 93 काम बचा हुआ है। अब इस 93 काम को करने की प्रक्रिया में अब हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा, क्योंकि आप देख रहे हो एक हफ्ते अगर पूरा काम कराएंगे तो 169 काम हो जाएगा। तो अब हमें ध्यान देना होगा कि काम की प्रक्रिया कैसे होगी। ठीक है, अब इस 93 काम को करने के लिए अब हमें ये पकड़ना है कि टी किस किस दिन काम कर रहा है
और m किस किस दिन काम करेगा, क्योंकि s का तो हमें मालूम है, s की क्षमता 12 है और s 7 दिन काम कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, मंडे से लेकर के शुक्रवार तक, शनिवार तक हमें ये देखना है। शनिवार तक तो खैर बात जाएगी ही नहीं, शनिवार तक बात जाएगी ही नहीं। इसको अब चाहो तो रिवर्स ऑर्डर में भी जा सकते हो, रिवर्स ऑर्डर में भी जा सकते हो। कैसे जाएंगे आप रिवर्स ऑर्डर में? 20 दूनी 40 और 12 दूनी 64। छोड़ो, रिवर्स ऑर्डर में मत जाओ, सिंपल सा जाओ। कैसे सिंपल सा जाना होगा हम आपको समझा देते हैं अलग से। ये वाला पार्ट अगर हो गया हो तो को मिटा दें, ये 169 वाला पार्ट। ठीक है, चलो ये वाला पार्ट मिटा देते हैं। अब देखो हमें यहां पे एहतियात रखना, ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है कि मंडे से लेकर के ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, इन सब में काम कैसे कैसे हो रहा है, इन सब में काम कैसे कैसे हो रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आप देखोगे कि पहले दिन मंडे के दिन कौन काम कर रहा है, एस और टी काम कर रहे हैं। मंडे के दिन कौन काम कर रहा है, एस और टी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एस की क्षमता 12 है, टी की क्षमता 15 है। तो मंडे के दिन जो काम होगा बच्चों, 12-15 मिला के 27 काम हो जाएगा। हमें कितना, कहां तक पहुंचना, 93 तक पहुंचना है। ट्यूसडे के दिन क्या होगा, ट्यूसडे के दिन केवल एस अकेले काम करेगा तो 12 काम हो जाएगा। वेडनेसडे के दिन दोबारा से जो है, बुधवार के दिन दोबारा से टी का जोड़ा आएगा, टी और एस का जोड़ा आएगा तो दोबारा से 27 काम हो जाएगा वेडनेसडे के दिन। फिर उसके बाद 12 काम होगा थर्सडे के दिन, फिर उसके बाद फिर 27 काम होगा। आई थिंक इतने में तो काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, इतने में काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। देखिए क्या है, 27, 12, 39, 39 में 7 जोड़ो 46 बनेगा, 46 में 20 जोड़ो 66 बनेगा। ठीक है, सही जोड़ रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल सही जोड़े। 27 दूनी 54, ऐसे जोड़ लो, तीनों को जोड़ना है हमें ना, हमें बेसिकली इन तीनों को जोड़ना। तो 27 दूनी 54, 54 में 12 जोड़ो 66, बिल्कुल सही जवाब, 66 तक पहुंच गए। 66 के बाद 12 और काम करा दो, 84 काम हो जाएगा। 84 के बाद अब जो बचा कितना काम, 6-3-9 काम बचा है, वो 27 के दर से होगा, यानी 1/3 दिन लगेगा, 1/3 दिन लगेगा। कौन से दिन का 1/3 दिन लगेगा? आप कहोगे सर शुक्रवार का, यानी बृहस्पतिवार तक काम चला, सॉरी शुक्रवार तक, कहां तक, 1, 2, 3, 4 और 5, बिल्कुल शुक्रवार के दिन पूरे दिन का 1/3 हिस्से में ही काम पूरा हो जाएगा। तो आप कहोगे सर 3 हफ्ते के बाद जो चौथा हफ्ता चल रहा था, उस हफ्ते में काम पूरा हुआ, यानी 3 से 4 हफ्ते के बीच में। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेकिन तोड़ के करने से यह सवाल करने योग्य था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब देखो, जो छोटा सवाल होगा उसमें हम लोग टाइम नहीं लगाएंगे, उसको हम लोग फटाफट से आंसर निकालेंगे। जैसे ये सवाल हमको शायद थोड़ा छोटा सही लग रहा है। 3 और 27 के बीच मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। 3 और 27 के बीच का मध्य अनुपाती क्या होगा भैया? 3 और 27 का वर्गमूल होगा, यानी 81 का वर्गमूल, जो कि क्या होता है, 9 होता है। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 7वां है आज का, सवाल नंबर 7वां है आज का। इसको हम लोग फटाफट से देखेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको फटाफट से खत्म भी कर दें। क्या है? 14 विद्यार्थियों और उनके शिक्षक की औसत आयु 20 वर्ष है। कब? जब 14 स्टूडेंट हैं और एक टीचर है। जब 14 स्टूडेंट और एक टीचर हैं तो उनकी आयु है बच्चों 20 वर्ष। यदि शिक्षक को छोड़ दिया जाए तो उनकी औसत आयु 1.5 वर्ष कम हो जाती है। उनकी आयु 1.5 वर्ष कम हो जाती है। शिक्षक की आयु कितनी है? तो आप ध्यान दोगे कि पहले आयु कितनी आ रही थी? 20 वर्ष आयु आ रही थी, 20 वर्ष आयु आ रही थी। लेकिन जब शिक्षक जो है हट गए, जब देखो 20 वर्ष आयु का मतलब हम ये मान के चल रहे हैं, होता ही है नियम औसत का, कि वो 14 बच्चे इंडिविजुअली 20-20 साल के हैं और शिक्षक भी 20 साल के हैं, जब हम लोग औसत की बात करते हैं। यानी शिक्षक जो हैं वो 20 वर्ष के हैं, मतलब जब योग करके रखे हैं तो। लेकिन जब हमने शिक्षक को ग्रुप से बाहर निकाला तो 1.5 वर्ष आयु, औसत आयु कम हो गई। यानी वो शिक्षक जो हैं वो 1.5 वर्ष बाकी 14 बच्चों से लेके गए, 1.5 वर्ष बाकी 14 बच्चों से लेके गए। तो आप कहोगे सर टीचर की जो एज होगी ना, शिक्षक की जो एज होगी वो 20 वर्ष के अधिक, 20 वर्ष के ऊपर 14 बच्चों में जो उन्होंने 1.5 वर्ष से लेके गए हैं वो होगी।
तो आप कहोगे सर 20 प्लस ये कितना हो जाएगा, 14 गुणा 15 होता है 210, यानी 21 हो जाएगा। तो बच्चों शिक्षक जी की जो आयु होगी वो 41 वर्ष आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 41। ये पार्ट समझ में आ गया ना सभी को? बताओ, ये जब जा रहे हैं तो इन 14 बच्चों से 1.5 साल लेके जा रहे हैं, तो 21 और लेके चले गए, 20 अपना लेके गए, 21 और लेके गए, कुल कितना लेके गए? अपनी टोटल आयु 41 लेके गए। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न? सवाल कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, सवाल कह रहा है अमन 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में और 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है। अमन की औसत चाल क्या है? बच्चों औसत चाल का एक फॉर्मूला आपको बेसिक सा मालूम है, एस एवरेज का। वो क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना चल रहा है? अमन 15 और 20 35 किलोमीटर चल रहा है, और टोटल टाइम कितना ले रहा है? 2 घंटा और 3 घंटा, 3 2 5 घंटा ले रहा है। तो इनकी औसत चाल हो जाएगी बच्चों, इनकी औसत चाल हो जाएगी 7 किलोमीटर पर आवर। 7 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यहां तक सभी को आ गया समझ में? आज थोड़ा स्पीड फास्ट लग रही होगी सभी बच्चों को, मुझे पता है। चलो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है? ध्यान दीजिएगा बच्चों। भानु एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, रमेश इसे पूरा करने में 12 दिन लेता है। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, करते हैं, स्टार्ट करते हैं। भानु किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति कौन है? रमेश है। रमेश इस काम को 12 दिन में पूरा कर रहा है। तो भैया टोटल काम ये लोग कितना कर रहे हैं? 60 काम कर रहे हैं। इनकी क्षमता कितनी हो गई? 6 हो गई। इनकी क्षमता कितनी हो गई? 5 हो गई। 6 काम प्रतिदिन और 5 काम प्रतिदिन। अब क्या कहता है? अब ध्यान देना, भानु और रमेश द्वारा एक साथ मिलकर काम करने के लिए, भानु और रमेश द्वारा एक साथ मिलकर काम करने के लिए लिया गया समय रोहित द्वारा लिए गए समय के बराबर है। देखो, जब दोनों का समय बराबर होगा का अर्थ हो गया कि दोनों की कार्यक्षमता बराबर होगी, क्योंकि काम तो समान कर रहे हैं, 60 काम, तो दोनों की कार्यक्षमता बराबर होगी। का अर्थ क्या हो गया कि अगर हम इनके कार्यक्षमता यानी एफिशिएंसी की बात करें, अगर हम एफिशिएंसी की बात करें, तो भानु प्लस रमेश की जो एफिशिएंसी है वो बराबर होगी किसके एफिशिएंसी के? जो तीसरा व्यक्ति आया है, कौन है तीसरा व्यक्ति? रोहित के एफिशिएंसी के बराबर होगी। ठीक है ना, रोहित के एफिशिएंसी के बराबर होगी। तो इनकी एफिशिएंसी क्या है? 6 5 11 है, 11 काम प्रतिदिन, जिससे हमें पता चल गया कि रोहित की एफिशिएंसी भी क्या होगी? 11 काम प्रतिदिन की। अब सवाल में क्या कह रहा है? रमेश और रोहित को एक साथ काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? अब काम हमें जो 60 है वो 60 काम किससे करवाना है? रमेश और रोहित से करवाना है। तो भाई रोहित की कार्य क्षमता है 11, रमेश की कार्य क्षमता है 5, तो 11 5 16 के दर से काम होगा, और 16 के दर से काम होगा, और इतने ही दिन लगेगा, 60/16 दिन। जो चीजें कटती उसे काटो, तो 4 ये 15 बार में काट देगा, 4 ये 4 बार में काट देगा, तो टी का मान आएगा 15/4, या फिर 3 सही 3/4 दिन। 3 सही 3/4 दिन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला वाला ही सही होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या है? अगला सवाल सवाल नंबर 10 है। अगला सवाल सवाल नंबर 10 है। ठीक है, वही आंधी तूफान वाला मौसम चल रहा है, क्या कहा जाए। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या है? अगला सवाल जो है 10 है। पीतल से बने एक गोलार्ध, पीतल से बने एक गोलार्ध। एक मिनट बच्चों जरा सा रुको, मैं इसका जुगाड़ करता हूं। यस, जुगाड़ डन। अब वो जो आवाज आ रही थी, अब वो आवाज नहीं आएगी। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्या है? पीतल से बने एक गोलार्ध कटोरे का, गोलार्ध क्या होता है? हेमिस्फेयर। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, हेमिस्फेयर, गोला होता है स्फेयर और गोलार्ध होता है हेमिस्फेयर। कटोरे का आंतरिक व्यास 14 सेंटीमीटर है,
15 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के दर से इसे अंदर से रंगने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो जब अंदर से रंगने की बात होगी बच्चों, तो हम इसके इंटरनल सरफेस एरिया की बात करेंगे। तो जो इसका एरिया होने वाला है, आंतरिक एरिया, वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 गुणा 22/7, और त्रिज्या कितनी है इसकी, व्यास 14 है तो त्रिज्या 7 होगा, 7 गुणा 7। ठीक है, और दर क्या है, किस दर से कर रहे हैं, 15 के दर से कर रहे हैं। तो पहले जो कट रहा है उसे काट दो, क्या आ जाएगा, 44 गुणा 7 आ जाएगा, 44 गुणा 7। और इसका खर्च बेसिकली हम लोग पैसा निकाल रहे हैं ना, कितना लगेगा, तो 15 गुणा और कर दो, तो 15 चौके 60, 15 चौके 60, कितना बन जाएगा 60, 660 गुणा 7, 660 गुणा 7, सही जा रहे हैं हम लोग, बिल्कुल। तो 7 0 0 कर दो, 7 संग 42 का 2 कर दो, हंसी लगे 4, 7 संग 42 4 46, 4620 रुपीज आएगा, 4620 रुपीज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलो सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 है, देखो फटाफट से क्या है। ठीक है, सवाल नंबर 11 है, देखो फटाफट से क्या है। पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष के दौरान यह 4% कम हो गई। ठीक है, दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 30,240 थी। तो पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी थी। ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन को करने का प्रोसीजर क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन को करने का प्रोसीजर क्या होता है, आप एक बार ध्यान दीजिएगा, आपको मजा आएगा, समझ में आएगा। आप कहोगे कि सर हमको सीधे आप बताइए फाइनल वाला, 2 वर्ष के बाद वाला। तो पहले 5% से बढ़ा, यानी 20 का जनसंख्या 21 हो जाएगा, और दूसरे में 4% से कम हुआ, यानी 25 की जनसंख्या 24 हो जाएगी। यहां तक समझ में आया। 4% 1/25, 25 से 24 होगा, 5% 1/20, यानी 20 से 21 होगा। रेशियो समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। अब जो चीजें कटती हैं उसे काटो, तो ये 4 छक्के 24 चला जाएगा और 4 पचे 20 चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा, और ये 21 गुणा 6 आ जाएगा। 21 गुणा 6 क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि 21 गुणा 6 जो है किसके बराबर दिया हुआ है, 30,240 के। तो हम कहें इसको काटे ही क्यों, 21 गुणा 6 जो है ये 30,240 के बराबर है, तो हम कहें इसको काटे ही क्यों। तो 4 3 7 2 9, तो 6 से चला जाएगा, 6 पचे 30, 0 6 चौके 24, 0। 21 से काटो इसको, 21 से तो डायरेक्ट काटना हानिकारक होगा, इसको काटो, हानिकारक क्यों होगा जी, 21 दूनी 42, बिल्कुल कट जाएगा, 21 दूनी 42 और 21 चौके 84, 21 चौके 84, 240, यानी एक का मान आ जाएगा 240 बच्चों। तो हमारा स्टार्टिंग में पॉपुलेशन क्या था 125, तो स्टार्टिंग पॉपुलेशन होगा 125 × 240। अभी भी इसको हम लोग को हल नहीं करना, यही रोक के रखना है, क्योंकि हमसे पूछा 1 साल बाद का क्या होगा, तो हमसे जो आंसर पूछ रहा है वो 1 साल बाद का पूछ रहा है, यानी वो जो वर्तमान का जनसंख्या है 125 गुणा 240, इसका हमें क्या करना है, 1 साल बाद का जनसंख्या 21/20। जब हम इसका 21/20 करेंगे तो 0 से 0 कट करेंगे, 2 से 12 बार में कट करेंगे, क्या आंसर आएगा, ये वाला आंसर आएगा। यानी इकाई अंक क्या आना चाहिए, 5 दूनी 10, 1 0 0 1 का कोई फॉर्मेट है, 0 1 का कोई फॉर्मेट है कि अंत में कितने वर्ष के अंत में पूछ रहा है, पहले वर्ष के अंत में, जब 5% की वृद्धि हुई है। तो 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, नहीं 0 1 वाला नहीं होगा, रुको करके देखते हैं, पूरा हल करके देखते हैं। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, एक बार जरा देख लिया जाए। 125 1250 खड़ा खड़ा हो जाएगा, 1250 में हम लोग 250 और जोड़ देंगे तो 1500 हो जाएगा, बिल्कुल 1500 हो जाएगा। और गुणे में क्या है 21, ये बात समझ में आ रही है ना। 125 को 10 से गुणा करेंगे 1250, 2 से और गुणा करेंगे 250, 1250 और 250 1500 हो जाएगा। 1500 का गुणा अब 21 से करने वाले हैं, तो हम लोग सीधे अब लिखने कोशिश करेंगे फाइनल निकालने की, कि 15 दूनी 30, मतलब 15 कम 15, हाँ यार ये तो ही गया, 315 ही आंसर आएगा। देख लो ना, 15 दूनी 30, यानी सीधे सीधे आपका 30,000 आ गया, और 15 कम 15, यानी 30,000 के आगे 1500 आगे, मतलब देखो अगर ये एक नहीं होता तो 15 दूनी 30, 30,000 होता, 20 के आगे तो 30,000 हो जाता, और एक बार 1500 और जोड़ोगे तो 31,500 ही तो बनेगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यही सब कैलकुलेशन के ट्रिक्स अगर आपको हमसे सीखनी है तो आप कमेंट करते रहो, कमेंट की संख्या अगर ठीक होगी, आप लोग की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम लोग एक कैलकुलेशन का सेशन रख देंगे, मजा आ जाएगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 12 है।
सवाल नंबर 12 देखो बच्चों, सभी लोग ध्यान से एकदम गौर से देखना सभी लोग। क्या है सवाल नंबर 12? एक पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या का 25%, भौतिकी की पुस्तकों की संख्या का 2/3 के बराबर है। पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या और भौतिक, अच्छा 2 ही सब्जेक्ट तो है, ठीक है, फिजिक्स और मैथ्स की बात कर रहा है। तो क्या कह रहा है, पुस्तकालय में गणित यानी मैथ की पुस्तकों की संख्या का 25%, मैथ की पुस्तकों की संख्या का 25% बराबर किसके है? फिजिक्स के पुस्तकों के संख्या के 2/3 के। यही ना कह रहा है भाई? चलो ठीक है, तो यहां से कहोगे 3m बराबर 8p। तो यहां से पूछ किसका रहा है? अनुपात। अनुपात पूछ रहा है किसका? गणित और भौतिकी, गणित और भौतिकी यानी m/p पूछ रहा है या m/p पूछ रहा है। क्या आ जाएगा? 8/3, 8/3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। यहां तक आ गया समझ में? कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, सेशन को शेयर करते रहिए। आप लोगों के लिए इसी तरह और भी सेशन आता रहेगा, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट भी तो जरूरी है। एक दुकानदार सभी कपड़ों पर 20% की छूट प्रदान करता है। एक दुकानदार सभी कपड़ों पर 20% की छूट प्रदान करता है और नकद भुगतान करने वाले ग्राहकों को 5% अतिरिक्त छूट देता है। ठीक है, 7200 के अंकित मूल्य वाली जैकेट के लिए ग्राहक को नकद में कितना भुगतान करना होगा? तो देख लेते हैं। प्राइस क्या है भैया? भुगतान यानी सेलिंग प्राइस की बात हो रही है, तो 7200 का अंकित मूल्य है और डिस्काउंट कैसे कैसे मिल रहा है? पहले तो सिंपल 20% का डिस्काउंट है, यानी 1/5 होता है, यानी 4/5 का खड़ा खड़ा डिस्काउंट है। और क्या कह रहा है? और कह रहा है 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, यानी जो 20 का 1/20 होता है। 5% क्या होता है? 5% होता है 1/20, यानी 20 का सामान 19 में बिकेगा। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 19/20। तो ये जो 20, 25, 100 बना रहा है, ये 2 जीरो को उड़ा देगा। 4 दूनी 8, 8 9 72। इकाई अंक जिसका 2 होगा वो आंसर होगा। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, फर्स्ट और सेकंड में से कोई एक होगा, मतलब करना ही पड़ेगा। क्या है भैया? 72 गुणा 76, 72 गुणा 76। तो 72 गुणा 76 करना कैसा रहेगा? नहीं, इतना कठिन काम नहीं करते हम लोग आसान काम करते हैं। 4 किनारे रखो, 19 दूनी 38 का 8 हासिल लगे 3, 19 सते कितना होता है? 133, 133 और 3 136। ठीक है, 13 चौक के 52, यानी ये वाला आंसर होगा। ठीक है, चलो सही जा रहे हैं ना? 4 8 32 का 2 हासिल लगे 3, 4 6 24 3 27, 4 3 12। हाँ बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 14 फटाफट से करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं है हम लोगों के पास। एग्जाम चल रहा है, एग्जाम सर पे है, तो ज्यादा टाइम नहीं है। हम लोग फटाफट से सेशन को कंप्लीट करेंगे। हम लोग फटाफट से सेशन को कंप्लीट करेंगे। अगले 10 से 12 मिनट के अंदर सेशन खत्म हो जाना चाहिए। आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करो, फास्ट चलो, फास्ट आंसर निकालो। अगले 10 से 12 मिनट के अंदर सेशन खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, क्या है टाइम, क्या है क्वेश्चन? एक बल्ला 750 में खरीदा जाता है और 8% की हानि पर बेचा जाता है। इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? क्या ही है विक्रय मूल्य? 8%। 8% मतलब 2/25, 4% 1/25, 8% 2/25, यानी कि 23/25 गुणा 750 में बिकेगा। ठीक है, 1 30, 23 69, 690 रुपए में बिक जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है? 9 और 25 के बीच मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए, यानी दोनों का स्क्वायर रूट कर दीजिए। स्क्वायर रूट जब करने की बात होगी बच्चों, जब स्क्वायर रूट करने की बात होगी तो कोई काम ही नहीं करना है। 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा और इन दोनों का गुणा ही हमारा आंसर होगा, जो कि कितना है? 15 है। ठीक है, मजा आ रहा है? थोड़ा ज्यादा फास्ट हो रहा है ना? आई नो फास्ट हो रहा है, बट थोड़ा सा अर्जेंसी है ना, जल्दी जल्दी करके खत्म करना है। ठीक है, चलो देखो सवाल क्या है, फटाफट से सवाल देखो क्या है बच्चों, तेजी से देखेंगे और तेजी से हल करेंगे। 1020, 850 और 1156 का HCF क्या होगा? 1020, 850 और 1156 का HCF क्या होगा? HCF निकालने का तरीका हमने बताया, इनका गैप देखो तो 150, 170 इधर आ रहा है, इधर का गैप कितना है? 150 और 150, 300, 306 आ रहा है, 306 आ रहा है। ठीक है, 306 सही है, हाँ सही है। ठीक है,
तो अब देखो इन दोनों का HCF क्या हो सकता है, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है। तो 170 देख के आपको घंटी बच जानी चाहिए कि क्या ये 17 का कोई मल्टीपल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 17 का मल्टीपल 34 है, चाहो तो चेक भी कर लो। 34 जो इसको 5 बार में काट देगा और 34 इसको कितनी बार में, 9 बार में काट देगा। 34 9 306, तो इसका आंसर क्या होगा 34। ठीक, चलो क्या कह रहा है सवाल, 13% और 19% की दो क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है। 13% और 19% की दो क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है। तो देख लेते हैं किस एकल छूट के बराबर होगी। -13% -19% प्लस 13 गुणा 19 बटे में क्या है 100 है। तो आप कहोगे कितना आ जाएगा, ये 9 3 12 32% आ जाएगा। और प्लस में क्या आ जाएगा 13 गुणा 20 260 में से 13 और घटा दो तो 247 रह जाएगा, यानी 2.47। तो भैया 3 घटाते तो 29 आता, माइनस में 29 आता, बट 5 3 और आ जाएगा, -29.53%, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये सारा फास्ट कैलकुलेशन का ट्रिक सीखना है तो बार बार मैं कह रहा हूं कमेंट करते रहना, बहुत ही जल्दी एक सेशन ले आएंगे। अगर आप लोगों का रुझान होगा, इंटरेस्ट होगा तो सेशन ले आएंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो क्या फटाफट से। 35 और 42 के लघुत्तम, क्या है सवाल, 35 और 42 फटाफट से देखिएगा। 35 और 42 के लघुत्तम समापवर्त यानी LCM को 32 और 40 के HCF से भाग करें। अच्छा भाग कर दें, ठीक है। किसका चाहिए, 35 और 42 का हमें क्या चाहिए, LCM चाहिए। तो भैया 35 और 42 का LCM क्या हो सकता है, 210 हो सकता है मेरे हिसाब से। क्यों, 35 और 42 का LCM क्या हो सकता है, 210 ही हो सकता है, क्योंकि ये बन जाएगा, देसी तरीके से कर लें। इसको कहेंगे 5 गुणा 7, इसको कहेंगे 2 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, तो हमें क्या क्या मिल गया, 2 गुणा 3 गुणा 7 में 7 दोनों में कॉमन, 1 5 और चाहिए, तो 10 7 21, बिल्कुल 210 हमारा सही LCM है। तो इस 210 को जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, इस LCM को भाग किससे करना, 32 और 40 के HCF से। तो बच्चों 32 और 40 का HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 8 होगा। तो इस 810 को जब हम 8 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, आप कहोगे सर पहले काट के छोटा तो कर दो, ये 4 बार में चला जाएगा, ये 105 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 4 छक्के 24, फिर 4 दूनी 8, 4 25 20, 26.25 कोई ऑप्शन में, यस पहला वाला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 19वां सवाल, यदि रानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है तो वह 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। वह 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। तो भैया हमसे समय पूछ रहा है, डिस्टेंस कितना है 200 मीटर, और चाल की स्पीड क्या है उसकी 15 किलोमीटर पर आवर। इसको हमें 5/18 करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में करने के लिए। तो 5 इधर जाएगा, 18 ऊपर चला आएगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, 3 5 15, 3 छक्के 18। ठीक है, 3 5 15 ना, तो यहाँ पे 5 आएगा ना। ठीक है, 5 5 25, तो ये जो 25 है, 100 होता तो 4 बार में काटता, 200 है तो 8 बार में काटेगा, यानी टी का मान आएगा 48 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, एक और सवाल बचा है, फटाफट से करेंगे और फिर अपने अपने घर जाएंगे। और जो लोग घर से पढ़ रहे हैं वो फिर GK GS पढ़ेंगे, या बाकी जो सब्जेक्ट उनका कमजोर है वो पढ़ेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या है। एक चोर 3:30 PM पर यानी शाम को 3:30 बजे एक कार चुराता है और उसे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है। ठीक है, यदि चोरी का पता 4 बजे पर चलता है, यानी जस्ट आधे घंटे बाद पता चलता है, और मालिक जो है कार का दूसरी कार से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करता है, तो वह चोर को कब पकड़ लेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि चोर की जो चाल है बच्चों वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जब मालिक उसका पीछा करना चालू किया तब तक चोर आधा घंटा भाग चुका है, क्योंकि 4 बजे भागना स्टार्ट किया है मालिक, और वो 3:30 बजे से भाग रहा था। तो आधा घंटा में ये कितना डिस्टेंस का लीड ले लेगा, कितना डिस्टेंस का लीड ले लेगा बच्चों, ये ले लेगा 40 किलोमीटर का लीड। और इसी 40 किलोमीटर के लीड को जो मालिक साहब हैं वो खत्म करेंगे किस चाल से, इनके सापेक्ष गति से, यानी कि 90 से कर लेगा। अरे भाई वो भी तो 80 से भाग रहा है ना, तो ये 80 से भाग रहा है, वो 90 से भाग रहा है, तो 10 का लीड लेता जाएगा प्रति घंटा। जी हाँ, तो कितना आ जाएगा, उनका सापेक्ष गति आएगा, कितना आया देख लो यार,
एस आर क्या आएगा 90 माइनस 80 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 40/10 कितना आ जाएगा 4 घंटा। 4 घंटे बाद जो है पकड़ लेगा, कितने बजे से 4 घंटे बाद, 4 PM से 4 घंटे बाद, यानी कितने PM पे, 8 PM पे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो बच्चों आज का सेशन यहीं तक था। मुझे आशा है कि आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। थोड़ा सेशन आज का स्पीडली हुआ, इसके पीछे का कुछ कारण था फास्ट कराने का। ठीक है, बट अगर आप लोग चाहो, अगर आपको लगता है कि सेशन जो है ज़्यादा फास्ट हुआ है तो उसको 0.75x पे देख लेना। ठीक है, आप इसको 0.75x यानी थोड़ा स्पीड धीरे करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज के सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल दोबारा फिर से शाम को 5 बजे। जय हिंद।